आज हम हिंदी के प्रख्यात कहानीकार ज्ञानेंद्र कुमार की कहानियों पर विचार करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञानेंद्र कुमार प्रेमचंद के बाद के युग के बाद के दौर के एक प्रमुख कहानीकार हैं। ज्ञानेंद्र के समय जो अन्य प्रमुख कहानीकार थे उनमें यशपाल, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और दूसरे कई सारे कहानीकारों के नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन ज्ञानेंद्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय का नाम एक खास कहानी की प्रवृत्ति को उजागर करने के लिए एक साथ लिया जाता है। आमतौर पर ज्ञानेंद्र को उनकी कहानी की मनोवैज्ञानिकता के लिए पहचाना जाता है। ज्ञानेंद्र को भी, इलाचंद्र जोशी को भी और अज्ञेय को भी मनोवैज्ञानिकता या मनोविश्लेषण, और इस दृष्टि से ज्ञानेंद्र कुमार की कहानी को मनोवैज्ञानिक कहानियों के तौर पर जाना जाता है। यहाँ थोड़ा सा इस बात को समझने की आवश्यकता है। दरअसल जब हम मनोवैज्ञानिक कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उसका अनुपालन करते हुए, उसको यथावत प्रस्तुत करते हुए वे कहानी गढ़ते हों, बल्कि इसे इस रूप में देखना चाहिए कि जैसे प्रेमचंद के यहाँ पर सामाजिक यथार्थ, यानी कि मनुष्य के जीवन का जो बाहरी रूप होता है, जो सामाजिक और पारिवारिक रूप होता है, उस पर ज़्यादा बल रहता था प्रेमचंद का, जबकि ज्ञानेंद्र का बल जो है आंतरिक द्वंद्व पर ज़्यादा रहता है। वो मनुष्य के अंदर जो उसके अंतर्मन में जो भावनाएं उमड़ती घुमड़ती है, उससे कहानी का पूरा ढांचा खड़ा करते हैं। वो बाहरी घटनाओं पर बहुत अधिक बल नहीं देते। कई बार तो बाहरी घटनाओं का सिर्फ संकेत करके छोड़ देते हैं, बाहरी घटनाओं को, उसका विस्तार से वर्णन नहीं करते, जैसा कि हमें प्रेमचंद के यहाँ मिलता है। प्रेमचंद बाह्य घटनाओं पर अधिक बल देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रेमचंद आंतरिक द्वंद्व की पूरी उपेक्षा करते हैं, नहीं। उनके यहाँ भी चरित्रों के अंदर, जो पात्रों के अंदर जो द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व का चित्रण हम बराबर देखते हैं। किसी भी कहानी में देख लीजिए, उनकी कफन कहानी में देख लीजिए, पूस की रात कहानी में देख लीजिए, यहाँ तक कि जो बहुत पुराने ढर्रे की कहानियाँ हैं, बड़े घर की बेटी वगैरह, ईदगाह, उनमें भी हम इस तरह के आंतरिक द्वंद्व को या आंतरिक जो भी भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त होता हुआ देखते हैं। लेकिन यहाँ बल का सवाल है, बल किस पर ज़्यादा है? प्रेमचंद के यहाँ सामाजिक यथार्थ का बल ज़्यादा है और ज्ञानेंद्र के यहाँ पर सामाजिक यथार्थ जो है वो पृष्ठभूमि में रहता है और मनुष्य के जो द्वंद्व है वो हमारे सामने आते हैं। प्रेमचंद के ज्ञानेंद्र के यहाँ पर हम इस बात को भी ध्यान रखें कि ज्ञानेंद्र के यहाँ पर कुछ तरह की कहानियाँ खास तौर पर मिलेगी। एक तो वो बालकों को लेकर, बच्चों को लेकर उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है, जिसमें बच्चों का मनोविज्ञान भी आता है, बच्चों से जुड़ा हुआ यथार्थ भी आता है और बच्चों के जीवन की जो परेशानियां हैं वो भी हमारे सामने आती है। दूसरी तरफ हम स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर भी ज्ञानेंद्र के यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ देख सकते हैं। ज्ञानेंद्र स्त्री पुरुष संबंधों को अभिव्यक्त करने के मामले में अन्य बहुत सारे कहानीकारों से काफ़ी अलग हैं और एक नया दृष्टिकोण वो हमारे सामने लेकर आते हैं। हम उनकी सभी कहानियों का तो आज उनकी चर्चा नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है, लेकिन हम उनकी जो प्रख्यात कहानियाँ हैं, जो चर्चित कहानियाँ हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उनकी पहली कहानी है खेल, जो 1928 में लिखी थी, जिस समय उनकी अवस्था 23 वर्ष की थी। 1905 में ज्ञानेंद्र का जन्म हुआ था अलीगढ़ के कोड़ियागंज जगह पर, और इस दृष्टि से देखें तो वो जब उन्होंने खेल नामक कहानी लिखी
तब वो एक युवा थे। खेल दो बच्चों की कहानी है, एक लड़का है, एक लड़की है। समुद्र का किनारा है, उस समुद्र के किनारे पर लड़की अपने पैर के ऊपर मिट्टी डालकर भाड़ बना रही है, जिसे घरौंदा कह सकते हैं हम, भाड़ बना रही है। और लड़का जो है वो पानी पर लकड़ी मार के एक तरह से पानी को उछाल रहा है, खेल रहा है। अब लड़की ये घर बनाते हुए उसके मन में कई ख्याल आते हैं अपने भाई को लेकर, मनोहर को लेकर। उसे लगता है कि वो इसे देखेगा, बहुत खुश होगा, बहुत प्रसन्न होगा और उसे बहुत अच्छा लगेगा। वो उस घर को सजाने की भी कोशिश करती है। उसमें से पूरा बहुत अच्छा वर्णन किया है जैनेंद्र ने अपनी पहली कहानी में ही, कि वो धीरे से अपने पाँव को बाहर निकालती है मिट्टी में से और इस बात की चिंता करती है कि कहीं वो घर भर कर गिर न जाए। लेकिन वो गिरता नहीं है। उस पर फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसे सजाती है और फिर अपने मनोहर को आवाज़ देती है। दोनों बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। लड़की मुश्किल से 4-5 साल की है, लड़का 7-8 साल का है। वो लड़के को बुलाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर लड़के और लड़की में जो फ़र्क है प्रवृत्तियों का, उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसका प्रतिबिंबन होता है। लड़का जैसे ही उस भाड़ को देखता है, वो ज़ोर से पाँव मारकर उस भाड़ को गिरा देता है, उसको चकनाचूर कर देता है। लड़की को इसकी बिल्कुल आशा नहीं थी कि ऐसा होगा, तो मनोहर जो है उसके भाड़ को, जो उसने इतनी मेहनत से बनाया है, उसको इस तरह से गिरा देगा। वो बहुत दुखी होती है, रुआंसी सी हो जाती है और अचानक उस लड़के को, मनोहर को एहसास होता है कि उसने गलत किया है। अब वो अपनी बहन को समझाने की, उसको मनाने की कोशिश करता है। बहन का नाम है सुरबाला। सुरबाला को समझाने मनाने की कोशिश करता है। उसको कहता है कि चलो मैं बना देता हूँ भाड़। वो भाड़ बनाता भी है और उसे खुश करने के लिए प्रयत्न करता है। भाड़ बनाता है, भाड़ को वैसे ही सजाता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए भाड़ बना दिया। वो लड़की क्या करती है, हमारी आशाओं के विपरीत वो आती है और ज़ोर से उस भाड़ पर लात मारती है और उसको चकनाचूर कर देती है और उसके बाद में खिलखिला कर हंसती है। आप देखेंगे कि ये खेल, ये इस कहानी का शीर्षक जो दिया हुआ है, खेल। खेल क्यों है? क्योंकि बच्चे हैं। वो एक घर बनाया उन्होंने और खेल खेल में उस घर को दूसरे बच्चे ने तोड़ दिया। दूसरे बच्चे ने पहले बच्चे को खुश करने के लिए घर बनाया और वो बच्ची भी जो है उसी खेल में उस घर को तोड़ देती है। यानी कि उनके लिए ये सब खेल है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो घर जो है बनाना और तोड़ना कोई आसान काम नहीं होता है। घर बड़ी मुश्किल से बनते हैं और अगर टूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है। लेकिन ये खेल है और ये मिट्टी का घरौंदा है और भाड़ है और वो टूट जाए तो बच्चों के लिए वो खेल ही है। वो क्षण भर के लिए दुखी होते हैं और थोड़ी देर में वापस खुश भी हो जाते हैं, खिलखिला कर हंसते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सब खेल है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बच्चों के मनोविज्ञान को, बच्चों की आंतरिक भावना को अपनी बहुत आरंभिक समय में भी जैनेंद्र ने बहुत ही गहराई से पकड़ने की कोशिश की है। एक और कहानी जिसकी चर्चा एक अन्य कार्यक्रम में मैं कर चुका हूँ, पाजेब। वो उस पाजेब कहानी में भी बच्चों का ये मनोविज्ञान हमारे सामने आता है कि दो भाई बहन हैं, आशुतोष और मुन्नी। मुन्नी के लिए उसकी बुआ ने पाजेब खरीदी है। वो पाजेब, उस दो पाजेब में से एक पाजेब खो जाती है। पिता को लगता है कि उसके बेटे ने पतंग खरीदने के लिए वो पतंग वाले को दे दी है और फिर उससे एक तरह से जो कहते हैं इंट्रोगेशन होता है उस बच्चे से, छोटे बच्चे से पूछा जाता है कि तुमने पाजेब ली है। बच्चा मना करता है कि नहीं ली है। बहुत दबाव डाला जाता है तो मान लेता है कि ली है। तो उससे पूछते हैं कि तुमने वो किसको दे दी, तो वो अपने मित्र
जो उतना ही छोटा बच्चा है छुन्नू का नाम लेता है, फिर छुन्नू को बुलाया जाता है। दोनों परिवार में तनाव भी आ जाता है। छुन्नू की माँ जो है यह समझ कर कि मेरे बेटे को चोर समझा जा रहा है, उसकी बेचारी की पिटाई कर देते हैं। फिर दोनों मिलकर एक तीसरी कहानी गढ़ते हैं कि ये जो पाजेब है वो पतंग वाले को दे दिया है। कितने में दे दिया है कि 5 आने में दे दिया है। अब यह है कि जाके उस पतंग वाले से लाया जाए। बच्चा बार बार कहता है कि अगर पतंग वाले के पास नहीं हो तो कैसा देगा, कैसे देगा। यानी कि पाजेब है या नहीं है उसके बारे में असमंजस बना हुआ है। पिता को यह विश्वास है उसकी बातों से कि ज़रूर इसने पाजेब ली है और उसे पतंग वाले को दे दिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर, क्योंकि उन्हें पतंग खरीदनी थी और पतंग उड़ा रहे थे और उनके पास में पतंग थी। लेकिन बच्चे वास्तव में उन्होंने पाजेब ली या नहीं ली उसके बारे में उनको कहना चाहिए कि कुछ वास्तविकता का कुछ पता नहीं है। वो यही समझते हैं कि बच्चों ने ज़रूर ली है और बेच दी है। अब उनके मन में ये आता है, पिता के मन में, कि बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। बच्चों को डांटने से बच्चे जो है ज़िद्दी हो जाते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं, तो वो डांटने से बचते हैं, प्यार करते हैं, फिर सोचते हैं कि लालच दें तो शायद सत्य बोलेंगे, तो लालच दिया जाता है उन्हें। सत्य बोलने के लिए कहा जाता है कि सच बोलोगे तो इनाम मिलेगा। और इस तरह से, और बाद में जब उन्हें पता नहीं लगता तो पिता को गुस्सा आ जाता है, उसे कोठरी में बंद कर देते हैं। आप देखेंगे कि दरअसल इस कहानी के माध्यम से केवल बच्चों का मनोविज्ञान ही सामने नहीं आता, बड़ों का मनोविज्ञान भी सामने आता है। बड़े किस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, उनको किस तरह से उनको समझने की कोशिश करते हैं, और उनको समझने के प्रयत्न में दरअसल वो खुद अपने को एक्सपोज करते हैं, वो खुद अपने को एक तरह से अनावृत करते हैं कि वास्तव में वो बच्चों को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अंत में मालूम पड़ता है कहानी में, पाजेब में, कि गलती से बुआ के साथ पाजेब चली गई थी, और जब बुआ वापस आती है 4-5 दिन बाद, और तो वो आकर वो पाजेब देती है और कहती है कि गलती से मेरे साथ चली गई थी। यानी कि पूरा घटनाक्रम चोरी का, पहले नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना, उसके बाद में बच्चे पर इल्ज़ाम लगाना, फिर उस पर इतना दबाव डालना कि वह जो सच बोल रहा था उसे झूठ बोलने के लिए, उसे तरह तरह की कहानियाँ बनाने के लिए विवश किया जाता है। तो इस तरह से हम एक बच्चों का एक मनोविज्ञान और बड़ों का मनोविज्ञान भी इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। उनकी एक और बच्चों से संबंधित कहानी है, अपना अपना भाग्य। या अपना अपना भाग्य जो है ये शायद इन दोनों कहानियों से ज़्यादा मार्मिक है। ये बच्चा इसके केंद्र में ज़रूर है कहानी के, लेकिन दरअसल ये बच्चों की नहीं, इस बेरहम दुनिया की कहानी है। पहाड़ पर घूमने के लिए नरेटर, यानी कि जो कहानी कह रहा है लेखक, वो बताता है कि वो अपने कुछ मित्रों के साथ नैनीताल घूमने के लिए गए हैं, और वहाँ पर रात को ठंड ठिठुरती हुई सर्दी में रात को वो एक बच्चे को एक मामूली सा कुर्ता पहने हुए देखते हैं। छोटा सा बच्चा है, 7-8 साल का। वो उनसे बात करते हैं, उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे भटक रहे हो, क्या करते हो। वो बताता है कि गांव में उसके माता पिता के बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए खाने को भी पूरा नहीं मिलता था, भूखे रहना पड़ता था, इसलिए वो अपने एक दोस्त के साथ यहाँ नैनीताल चला आया है। जहाँ काम करता था वो, वहाँ उन्होंने कल उसे निकाल दिया है। अब वो कहाँ जाएगा, उससे जब पूछा जाता है बच्चे को, तो बच्चा कहता है कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जाऊँगा। तो उससे कहा जाता है कि क्या तुम काम करोगे। फिर अपने एक दूसरे दोस्त जो होटल जा चुके थे उसके पास ले जाता है कथाकार, और उनसे पूछता है कि तुम्हें नौकर की ज़रूरत थी, देखो इस बच्चे को रख लो, यह अच्छा बच्चा है। लेकिन वो तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि ऐसे सड़क पर से किसी भी बच्चे को उठाकर तुम कैसे ला सकते हो, मैं कैसे विश्वास करूं, कल को वह कुछ उठाकर ले गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बच्चा जो है गरीब है, इसके पास
कपड़े भी नहीं है पहनने को, भूखा भी है। और ये लोग जो नैनीताल घूमने के लिए आए हैं, होटल में रुके हुए हैं, जिनके जेबों में पैसा है, उनके सामने ये बच्चा जो है एक निरीह बच्चे के तौर पर सामने आता है। लेकिन वे लोग चाहते हैं कि उसकी मदद करें, लेकिन अपने को बिना तकलीफ़ दिए हुए वे उसकी मदद करना चाहते हैं। जब उस आधी रात को उस बच्चे को कहीं से आश्रय नहीं मिलता तो सोचते हैं कि उसे रुपये दे दें, लेकिन उसे पैसे दे दें ताकि वो कहीं कुछ खा पी ले। लेकिन पैसा उनके पास छोटा नोट नहीं होता है, छोटी मुद्रा नहीं होती, तो अंततः उस बच्चे को यह कहकर वो चले जाते हैं कि तुम कल सुबह होटल में आ जाना, हम तुम्हें काम भी दिलाएंगे और तुम्हें पैसा भी देंगे। दूसरे दिन वो बच्चा नहीं आता और उनको मालूम पड़ता है कि रात में ठिठुरते हुए वो बच्चा जो है मर गया है। और यह जब घटना उनको मालूम पड़ती है तो वो स्तब्ध रह जाते हैं और उनके मुख से निकलता है अपना अपना भाग्य। आप देखेंगे कि ये जो अपना अपना भाग्य है, ये व्यंग्य में जिनेंद्र ने लिखा है। वास्तव में अपना अपना भाग्य नहीं है, ये समाज की व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के कारण एक बच्चा जो है जानते हुए हम अपने उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम उसकी मदद सचमुच करना चाहते थे तो उसे सड़क पर उस ठिठुरती हुई रात में सर्दी में ठिठुर कर मर जाने के लिए नहीं छोड़ देते। जब सुबह उस बच्चे की लाश मिलती है तो उस पर बर्फ़ की परत जमी हुई होती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी तकलीफ़ में उस बच्चे की जान निकली होगी। उसके शरीर पर कपड़ा नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, गर्म कपड़े नहीं थे, पेट में रोटी नहीं थी, और इस तरह से वो बच्चा मर जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 कहानियाँ मैंने आपके सामने प्रस्तुत की जो बच्चों से संबंधित है, खेल, पाजेब और अपना अपना भाग्य। ये सभी कहानियाँ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं और इसमें हमें बच्चों के जीवन को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो जिनेंद्र ने बच्चों के और बच्चों के जीवन के यथार्थ को बहुत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि उनकी कहानियों का एक दूसरा रूप हमें मिलता है स्त्री पुरुष संबंधों का। उसमें भी दरअसल उसे स्त्री पुरुष संबंधों की बजाय स्त्री मुक्ति की कहानियाँ उन्हें कहना चाहिए। उनके आरंभिक उपन्यासों में भी हमें इस विशेषता को हम देख सकते हैं। वो स्त्री मुक्ति के बहुत ही प्रबल पैरोकार थे और इस रूप में वो प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार कहे जा सकते हैं। उनके परख उपन्यास हो, त्यागपत्र हो, सुनीता हो, सुखदा हो, कल्याणी हो, यानी कि शुरू के सारे उपन्यासों में स्त्रियां जो है वो एक तरह से अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करती हुई दिखाई देती है। यही चीज़ हम उनकी कहानियों के बारे में भी कह सकते हैं। 3 कहानियों की चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा जो उनकी बहुत ही चर्चित कहानियाँ हैं स्त्रियों के बारे में या स्त्री यथार्थ के बारे में। सबसे पहले कहानी है जाह्नवी। जाह्नवी कहानी जो है एक लड़की के बारे में है। जैसा मैंने बताया कि जिनेंद्र कुमार कहानियों में बहुत विस्तार कहानियों का नहीं देते, संकेत से काम चला लेते हैं। जाह्नवी कहानी में भी कहानी जो है जिसे कहानीपन कहते हैं वैसा कुछ ज़्यादा नहीं है। यह एक लड़की है, इस लड़की की शादी जो है एक लड़के के साथ सगाई होना तय होता है। लड़के का नाम है ब्रजनंदन। लड़की ब्रजनंदन से उसकी सगाई हो उससे पहले ही उस लड़की का पत्र ब्रजनंदन के पास आता है जिसमें वो यह बताती है कि वह उससे अगर ब्रजनंदन उससे शादी करेगा तो वो शादी करने के लिए विवश होगी, वो शादी कर लेगी, वो पत्नी के रूप में अपने सारे कर्तव्यों का पालन करेगी, लेकिन वो दरअसल किसी और से प्रेम करती है। इसलिए अगर ब्रजनंदन उससे शादी न करे, उससे सगाई न करे
तो उसके लिए बेहतर होगा। इस चीज़ के बाद में जाहिर है कि ब्रजनंदन अपने घर वालों को कह देता है कि वो इस लड़की से शादी नहीं करेगा, लेकिन लड़की का यह जो साहस है जाह्नवी का, उस साहस से वो बहुत प्रभावित होता है और एक तरह से वो किसी अन्य से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता और वो लड़की जो है जाह्नवी भी अपने प्रिय का इंतज़ार कर रही है। वो प्रेमी कौन है, वो प्रिय कौन है और उसका कब तक इंतजार करेगी हमें नहीं मालूम पड़ता, लेकिन हमें कुछ घटनाओं से मालूम पड़ता है कि उसकी मन स्थिति क्या है। वह छत पर जब कपड़े सुखाने आती है या कौवों को रोटी देने के लिए आती है, तब वो एक गीत गाती है पुराना, और वो गीत यह है कि कागा को संबोधित करते हुए, कौवे को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम आओ और मेरे शरीर को नोच के खा लो, लेकिन मेरी आंखें मत खाना, क्योंकि इस आंखों में अभी भी प्रिय से मिलन की आस है। ये जो है कि प्रिय मिलन की आस, इस प्रिय मिलन की आस का वो गीत रोज़ाना गाती है। कौवों को जब रोटी देती है, खूब सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं जिनको रोज़ाना वो रोटी खिलाती है और छत पर कपड़े भी सुखाती है। हालांकि ये बात थोड़ी अटपटी लगती है कि सिर्फ रोटी के लिए कौवे आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे नहीं होते, लेकिन अगर इस बात की तरफ हम इसकी उपेक्षा कर दें तो भी कहानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्य बात यह है कि यह स्त्री जिससे प्रेम करती है, जिससे उसे मिलने की शायद कोई आस नहीं है, उसे लगता है कि शायद उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए, यानी कि किसी से विवाह करके अपना घर बसाने के लिए तैयार नहीं होती। और दूसरी तरफ यह ब्रजनंदन जो है वह ऐसी लड़की के प्रेम में खुद भी किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो एक तरह से ये आप देखेंगे कि जाह्नवी के माध्यम से हमारे सामने एक ऐसी स्त्री आती है या ऐसी लड़की आती है जो अपने हृदय की आवाज़ सुनती है और परंपराओं को अस्वीकार करती है। दूसरी जो कहानी है वो कहानी है एक रात। ये कहानी थोड़ी सी अलग ढंग से हमारे सामने आती है। ये कहानी प्रेम की कहानी नहीं है, ये एक विवाहित स्त्री की कहानी है। जैनेन्द्र के यहाँ पर जैनेन्द्र का जो लेखन है वो लगभग 1927-28 के आसपास शुरू होता है। उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, देश में क्रांतिकारी आंदोलन भी था। आप जानते हैं कि 27-28 से लेकर 30-31 तक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव आदि जो हमारे महान क्रांतिकारी थे वो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो आप देखेंगे कि जैनेन्द्र कुमार के यहाँ पर उनकी कहानियों में भी और उपन्यासों में भी क्रांतिकारी चरित्र बहुत सारे आते हैं और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले पात्र बहुत सारे आते हैं। इस कहानी में एक ये जो मैं कहानी आप पत्नी कहानी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक रात कहानी की चर्चा मैं बाद में करूँगा। पत्नी कहानी में भी जो पुरुष चरित्र है वो कालिंदी चरण है और उसकी पत्नी जो है सुनंदा, वो उसकी पत्नी है और इन दोनों का एक बेटा भी था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। वह अकेली है स्त्री अपने घर में और उसका पति जो है वो आज़ादी की लड़ाई में एक क्रांतिकारी के तौर पर उसमें शामिल है। कहानी वहाँ से शुरू होती है कि पत्नी अपने पति का इंतज़ार कर रही है खाने पर, बहुत देर हो चुकी है। उसकी चिंता यही है कि कहीं अंगीठी बुझ न जाए। फिर पति आते हैं अपने 3 दोस्तों के साथ, यानी कि कुल 4 लोग हैं और वे आकर फिर देश को आज़ादी के लिए संघर्ष करने की इन सब की बातचीत करते रहते हैं। उसके बाद में फिर अचानक उन सबको भूख लगती है। वो आकर अपनी पत्नी को कहता है
कि खाना हो तो दे दो। जाहिर है कि उसने 4 जनों के लिए खाना नहीं बनाया था, वो खाना सिर्फ अपने और अपने पति के लिए बनाया था। लेकिन जब पति ये डिमांड करता है तो वो कुछ नहीं बोलती। उसके पति को लगता है कि शायद वो नाराज़ है और वो जाकर ये कह देता है कि खाना नहीं बनाया, होटल से मंगा लेंगे। लेकिन थोड़ी देर में सुनंदा खाना लाकर रख देती है और पूरा खाना रख देती है। अपना खाना भी अपने पति और अपने पति के मित्रों के लिए रख देती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सुनंदा जो है उसके अंदर वो जो करती है और जो उसके अंदर उमड़न घुमड़न चल रही है, उसके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व का ज़्यादा महत्व है। और यहाँ पर मैं आपके सामने सुनंदा के मन में जो चल रहा है उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि उससे स्त्री के मन की व्यथा को समझा जा सकता है। सुनंदा जहाँ थी वहाँ है, ये लेखक लिख रहा है। वह रोटी बना चुकी है, अंगीठी के कोयले उल्टे तवे में से दबे हैं। माथे को उंगलियों पर टिकाकर वह बैठी है। बैठी बैठी सुनी सी देख रही है, सुन रही है कि उसके पति कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ बैठे क्यों और क्या बातें कर रहे हैं। वह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको न भारत माता समझ में आती है न स्वतंत्रता समझ में आती है। उसने बहुत चाहा कि पति उससे भी कुछ देश की बात करें। उसमें बुद्धि तो जरा कम है, पर धीरे धीरे क्या वह भी समझने नहीं लगेगी। सोचती है कम पढ़ी हूँ तो इसमें मेरा ऐसा कसूर क्या है, अब तो पढ़ने को मैं तैयार हूँ। लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसने सोचा है उसका काम तो सेवा है, बस ये मानकर उसने कुछ समझने की चाह ही छोड़ दी है। आप देखेंगे कि वह भी चाहती है कि अगर उसका पति देश के लिए संघर्ष कर रहा है, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है, तो क्या वह भी उसमें भाग नहीं ले सकती। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े क्रांतिकारी भी अपने घर की स्त्रियों को यही मानकर चलते हैं कि वो न कुछ समझ सकती है न उस आंदोलन में भाग ले सकती है। ध्यान दें, जनेंद्र गांधीवादी थे और महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान इस बात के लिए है कि उन्होंने उन स्त्रियों को जो घर की 4 दीवारी में बंद थी, उनको आज़ादी की लड़ाई में शामिल किया था। उनके ज़माने में यह गांधी के कारण ही संभव हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियां देश की आज़ादी के लिए संघर्ष के लिए बाहर आई, मैदानों में उतरी और बहुत तरह के हड़ताल में और प्रदर्शनों में उन्होंने भाग लिया। यहाँ तक कि बहुत सारी स्त्रियां जेल भी गई। हिंदी की एक बड़ी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जो है अपने पति के साथ कई बार जेल गई थी। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से कि जनेंद्र ने सुनंदा के माध्यम से एक ऐसी स्त्री को प्रस्तुत किया है जिसका पति देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है, जो देश को आज़ाद करना चाहता है, जो भारत माता को आज़ाद कराना चाहता है, लेकिन घर की अपनी स्त्री को समझने के लिए तैयार नहीं है, उसकी व्यथा को समझने के लिए तैयार नहीं है। उसे इस बात की भी पीड़ा होती है सुनंदा को कि जब उसने अपना सारा खाना उसे ले जाकर दे दिया, यहाँ तक कि खुद भूखी है लेकिन खाना ले जाकर उसे दे दिया, तब पति ने एक बार भी उससे ये नहीं पूछा कि तुमने खाया या नहीं खाया। अगर पूछ लेती तो वो सोचती है कि क्या ये संभव था कि उसके पति और पति के दोस्तों को भूखा रख कर वो खाना खाती। वह ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन उसका पति जो है उसे एक बार भी नहीं पूछता कि तुमने खाया या नहीं खाया। तो इस तरह से सुनंदा के माध्यम से हमारे सामने एक बिल्कुल ऐसी स्त्री हमारे सामने आती है जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले पुरुषों की, अपने घर परिवार की स्त्रियों के प्रति जो सीमा है वो हमें दिखाई देती है। एक और कहानी उनकी बहुत प्रसिद्ध है, एक रात, थोड़ी विवादित भी है, जिसमें एक देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाला जयराज नामक व्यक्ति है।
उसकी सगाई होती है सुदर्शना नामक एक स्त्री से, लड़की से, लेकिन वह देश की आज़ादी में भाग लेने के लिए वह संबंध तोड़ देता है, सगाई तोड़ देता है। सुदर्शना की किसी और से शादी हो जाती है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक अनकहा प्रेम बना रहता है, और वह अनकहा प्रेम जो है वही इस कहानी के अंदर अभिव्यक्त हुआ है। जयराज किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उस गांव में जाता है जहां पर सुदर्शना अपने पति के साथ रह रही है। वहां पर सुदर्शना भी उसमें शामिल है, और वो वहां पर अपने इस पूर्व प्रेमी से मिलती है। उसे एक तरह से कहना चाहिए कि एक पूरी रात स्टेशन पर वे एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, और इस तरह से यह स्त्री विवाहित होते हुए भी अपने उस पुराने प्रेम को जीवित रखे हुए है। तो इस तरह से ये कहानी स्त्री के, ये जो 3 कहानियाँ मैंने आपके सामने रखी है, चाहे जानवी हो, चाहे पत्नी हो, या एक रात हो, इन सबों में स्त्री के अंदर अपनी स्वतंत्रता, अपनी एकता, अपनी पहचान को लेकर जो सजगता हमें दिखाई देती है, जो मुक्ति की भावना दिखाई देती है, वो हमें दिखाई देती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को उन्होंने अपने उपन्यासों में और भी प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।